इंदिरा गांधी का जन्म इंदिरा नेहरू के रूप में 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश शासन से आज़ादी के आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे और भारत के डोमिनियन और बाद में गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। वह इकलौती संतान थी। उसका एक छोटा भाई था जो कम उम्र में ही मर गया था और वह अपनी मां कमला नेहरू के साथ आनंद भवन, जो कि इलाहाबाद में एक बड़ी पारिवारिक संपत्ति थी, में पली-बढ़ी थी। 1930 में नेहरू परिवार ने हवेली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान कर दिया और इसका नाम बदलकर स्वराज भवन, स्वतंत्रता का शाब्दिक निवास कर दिया। परिवार के निवास के रूप में काम करने के लिए पास में एक नई हवेली बनाई गई और इसे पुराने आनंद भवन का नाम दिया गया। इंदिरा का बचपन अकेला और दुखी था। उनके पिता अक्सर दूर रहते थे, राजनीतिक गतिविधियों का निर्देशन करते थे या जेल में रहते थे, जबकि उनकी मां अक्सर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी रहती थीं और बाद में तपेदिक से उनकी प्रारंभिक मृत्यु हो गई। उसका अपने पिता के साथ सीमित संपर्क था, ज्यादातर पत्रों के माध्यम से। इंदिरा को ज्यादातर घर पर ही ट्यूटर्स द्वारा पढ़ाया जाता था और 1934 में मैट्रिक तक वो रुक कर स्कूल जाती थीं। वो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, इलाहाबाद के सेंट सिसिलिया और सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूलों, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जिनेवा की छात्रा थीं। बैक्स में इकोले नोवेल और पूना और बॉम्बे में प्यूपल्स ओन स्कूल, जो मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध है। वो और उनकी मां कमला रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ मुख्यालय चले गए, जहां स्वामी रंगनाथानंद उनके संरक्षक थे। वो शांतिनिकेतन में विश्व भारती में अध्ययन करने गईं, जो 1951 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। उनके साथ उनके साक्षात्कार के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ था हर चीज को दयालुता से देखना। संस्कृत और उन्हें इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि एक साल बाद यूरोप में अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। वहां यह निर्णय लिया गया कि इंदिरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखेंगी। अपनी मां की मृत्यु के बाद 1937 में इतिहास का अध्ययन करने के लिए समरविले कॉलेज में दाखिला लेने से पहले वो कुछ समय के लिए बैडमिंटन स्कूल में पढ़ीं। लैटिन में खराब प्रदर्शन के कारण अपने पहले प्रयास में असफल होने के कारण इंदिरा को 2 बार प्रवेश परीक्षा देनी पड़ी। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लैटिन एक अनिवार्य विषय में उनके ग्रेड खराब रहे। हालांकि इंदिरा ने विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे ऑक्सफोर्ड मजलिस एशियन सोसाइटी में सदस्यता। यूरोप में अपने समय के दौरान इंदिरा खराब स्वास्थ्य से पीड़ित थीं और लगातार डॉक्टरों द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। उसे ठीक होने के लिए बार बार स्विट्जरलैंड की यात्रा करनी पड़ी, जिससे उसकी पढ़ाई बाधित हुई। 1940 में जब जर्मनी ने तेजी से यूरोप पर विजय प्राप्त की, तब उनका वहां इलाज चल रहा था। इंदिरा ने पुर्तगाल के रास्ते इंग्लैंड लौटने की कोशिश की, लेकिन लगभग 2 महीने तक वहीं फंसी रहीं। वो 1941 की शुरुआत में इंग्लैंड में प्रवेश करने में सफल रहीं और वहां से ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौट आईं। बाद में विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया। 2010 में ऑक्सफोर्ड ने उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 10 प्रतिष्ठित एशियाई स्नातकों में से एक के रूप में चुनकर सम्मानित किया। ब्रिटेन में अपने प्रवास के दौरान इंदिरा अक्सर अपने भावी पति फिरोज गांधी, महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं, से मिलती थीं, जिन्हें वो इलाहाबाद से जानती थीं और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। उनकी शादी आदि धर्म रीति रिवाजों के अनुसार इलाहाबाद में हुई। हालांकि फिरोज गुजरात के एक पारसी परिवार से थे। दंपति के 2 बेटे थे, राजीव गांधी जन्म 1944 और संजय गांधी जन्म 1946। 1950 के दशक में इंदिरा, जो अब अपनी शादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने पिता के निजी सहायक के रूप में अनौपचारिक रूप से सेवा की। 1950 के दशक के अंत में गांधीजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उस क्षमता में उन्होंने 1959 में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली केरल राज्य सरकार को बर्खास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो सरकार भारत की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी।
1964 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें राज्यसभा उच्च सदन का सदस्य नियुक्त किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। जनवरी 1966 में शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस विधायक दल ने मोरारजी देसाई की जगह उन्हें अपना नेता चुना। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के कामराज ने गांधी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि वो एक महिला थीं, भारत के अन्य राजनीतिक नेताओं ने गांधी जी को कमजोर देखा और आशा की कि निर्वाचित होने के बाद उन्हें कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी के चयन की योजना बनाई, क्योंकि वह उन्हें इतना कमजोर मानते थे कि वह और अन्य क्षेत्रीय पार्टी के मालिक उन्हें नियंत्रित कर सकते थे, और फिर भी वह इतनी मजबूत थी कि पार्टी चुनाव में देसाई, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, को हरा सकें। अपने पिता के प्रति उच्च सम्मान एक महिला सिंडिकेट के लिए एक आदर्श उपकरण होगी। प्रधानमंत्री के रूप में गांधी जी के पहले 11 वर्षों में वे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अपनी कठपुतली के रूप में धारणा से विकसित हुई। अपने नीतिगत पदों पर पार्टी को विभाजित करने के दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत नेता के रूप में, या बांग्लादेश की सहायता के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाने के लिए 1971 का मुक्ति संग्राम। 1977 के अंत में वह भारतीय राजनीति में इतनी प्रभावशाली हस्ती थी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष D.K. बरुआ ने भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है वाक्यांश गढ़ा था। प्रधानमंत्री के रूप में गांधी जी के पहले 11 वर्षों में वे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अपनी कठपुतली के रूप में धारणा से विकसित हुई। अपने नीतिगत पदों पर पार्टी को विभाजित करने के दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत नेता के रूप में, या बांग्लादेश की सहायता के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाने के लिए 1971 का मुक्ति संग्राम। 1977 के अंत में वह भारतीय राजनीति में इतनी प्रभावशाली हस्ती थी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष D.K. बरुआ ने भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है वाक्यांश गढ़ा था। गांधी ने मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनाकर अपनी सरकार बनाई। प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल की शुरुआत में मीडिया और विपक्ष द्वारा उनकी कांग्रेस पार्टी के आकाओं की गूंगी गुड़िया या कठपुतली के लिए हिंदी के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, जिन्होंने उनकी चुनाव की योजना बनाई थी और फिर उसे रोकने की कोशिश की। इंदिरा अपने प्रसिद्ध पिता की अनिच्छुक उत्तराधिकारी थी, हालांकि वह कई आधिकारिक विदेशी यात्राओं पर उनके साथ थी और केरल में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को गिराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। कुछ स्रोतों के अनुसार यह प्रतिष्ठित समाजवादी दिग्गज राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने सबसे पहले उनके व्यक्तित्व का उपहास गूंगी गुड़िया के लिए हिंदी के रूप में किया था, जिसे बाद में अन्य कांग्रेसी राजनेताओं ने दोहराया, जो पार्टी में उनके उत्थान से सावधान थे। गांधी जी के लिए पहली चुनावी परीक्षा 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव थे। इन चुनावों के बाद वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिरता और खाद्य संकट पर व्यापक असंतोष के कारण कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कम बहुमत हासिल किया। गांधी जी रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। रुपये के अवमूल्यन पर सहमत होने के बाद उनकी शुरुआत कठिन रही, जिससे भारतीय व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कठिनाई पैदा हुई। राजनीतिक विवादों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात गिर गया। पहली बार पार्टी ने देश भर के कई राज्यों में सत्ता खो दी या अपना बहुमत खो दिया। 1967 के चुनावों के बाद गांधी जी धीरे धीरे समाजवादी नीतियों की ओर बढ़ने लगे। 1969 में कई मुद्दों पर उनका कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मतभेद हो गया। उनमें से मुख्य था भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद के लिए कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के बजाय स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन करने का उनका निर्णय। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से परामर्श किए बिना बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा। इन कदमों के परिणामस्वरूप पार्टी अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने उन्हें अनुशासनहीनता के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बदले में गांधी ने कांग्रेस पार्टी का अपना गुट बनाया और कांग्रेस गुट के पक्ष में केवल 65 के साथ अधिकांश कांग्रेस सांसदों को अपने पक्ष में बनाए रखने में कामयाब रही। गांधी गुट, जिसे कांग्रेस आर कहा जाता है, ने संसद में अपना बहुमत खो दिया, लेकिन द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सत्ता में बना रहा। 1971 के चुनावों से पहले गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों में रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पस की समाप्ति और 1969 में भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव भी शामिल थे। 1967 में सिक्किम के हिमालयी साम्राज्य, जो उस समय एक भारतीय संरक्षित राज्य था,
कि सीमा पर भारत और चीन के बीच एक सैन्य संघर्ष छिड़ गया। भारत चीनी हमलों को सफलतापूर्वक विफल करके विजेता के रूप में उभरा और क्षेत्र से चीनी सेना की वापसी के लिए मजबूर किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार पूरे संघर्ष में भारतीय हताहतों की संख्या 88 थी और 163 घायल हुए थे, जबकि चीनी हताहतों की संख्या 340 थी और 450 घायल हुए थे। चीनी स्रोतों ने हताहतों की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन भारत पर आक्रामक होने का आरोप लगाया। दिसंबर 1967 में इंदिरा गांधी ने इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी की थी कि चीन हमारे प्रति शत्रुता का रवैया बनाए रखता है और हमें बदनाम करने और न केवल भारत सरकार के खिलाफ बल्कि हमारे लोकतांत्रिक कामकाज के पूरे तरीके के खिलाफ भारत विरोधी प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। 1975 में गांधी ने एक जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत में शामिल किया, जिसमें अधिकांश सिक्किमवासियों ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया। इस कदम की चीन द्वारा भारत सरकार का घृणित कार्य के रूप में निंदा की गई। चीनी सरकार के मुखपत्र चाइना डेली ने लिखा है कि नेहरू, पिता और पुत्री हमेशा इसी तरह से काम करते थे और इंदिरा गांधी तो इससे भी आगे निकल गई थीं। गरीबी हटाओ गांधी की 1971 की राजनीतिक बोली का गूंजता हुआ विषय था। यह नारा संयुक्त विपक्षी गठबंधन के 2 शब्दों वाले घोषणापत्र इंदिरा हटाओ के उपयोग के जवाब में विकसित किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा और इसके साथ आए प्रस्तावित गरीबी विरोधी कार्यक्रम गांधीजी को ग्रामीण और शहरी गरीबों के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्रीय समर्थन देने के लिए डिजाइन किए गए थे। इससे उन्हें राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ साथ शहरी वाणिज्यिक वर्ग में प्रमुख ग्रामीण जातियों को दरकिनार करने की अनुमति मिल जाएगी। अपनी ओर से पहले से आवाजहीन गरीबों को अंततः राजनीतिक मूल्य और राजनीतिक वजन दोनों हासिल होंगे। गरीबी हटाओ के माध्यम से बनाए गए कार्यक्रम हालांकि स्थानीय स्तर पर किए गए, नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और विकसित किए गए थे। कार्यक्रम की देखरेख और स्टाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। इन कार्यक्रमों ने केंद्रीय राजनीतिक नेतृत्व को पूरे देश में वितरित किए जाने वाले नए और विशाल संरक्षण संसाधन भी प्रदान किए। इस कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ उच्च मुद्रास्फीति के कारण थे, जो बदले में युद्धकालीन खर्चों, देश के कुछ हिस्सों में सूखे और अधिक महत्वपूर्ण रूप से 1973 के तेल संकट के कारण हुआ था। 1973 और 1975 की अवधि में गांधी लहर कम होने के बाद बिहार और गुजरात राज्यों में उनका विरोध सबसे मजबूत था। बिहार में अनुभवी नेता जयप्रकाश नारायण सेवानिवृत्ति से बाहर आकर वहां विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। 1971 के चुनाव के बाद गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत के साथ आई। वो जीत बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के आखिरी 2 हफ्तों में हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, में विद्रोह हुआ, जिसमें बंगाली और पूर्वी पाकिस्तानियों ने मध्य पश्चिम पाकिस्तान सरकार के सत्तावादी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कुख्यात ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान ने बंगाली हिंदुओं, राष्ट्रवादियों और बुद्धिजीवियों के बीच नरसंहार किया। गांधी के भारत को शुरू में विद्रोह में हस्तक्षेप करने से रोका गया था, लेकिन तुरंत सैन्य आपूर्ति के प्रावधान के माध्यम से बंगाली विद्रोहियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। पूर्वी सीमा पर भारतीय सेना का पाकिस्तानी सेना से कई बार टकराव हुआ। एक समय पर मुक्ति वाहिनी विद्रोहियों के साथ भारतीय सेना ने एक साथ गठबंधन किया और धलाई में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। ये हमला भारत द्वारा समर्थित और बाद में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी सीमा पार गोलाबारी को रोकने के लिए किया गया था। ये लड़ाई दिसंबर में भारत के आधिकारिक हस्तक्षेप से 1 महीने से अधिक समय पहले हुई थी। मुक्ति वाहिनी विद्रोहियों का समर्थन करने और किसी भी पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने की उम्मीद में गांधी ने जल्दी ही पूर्वी पाकिस्तान के साथ पूर्वी सीमा पर और अधिक सैनिक भेज दिए। 20 नवंबर 1971 से 21 नवंबर तक चली 1 दिवसीय लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने सीमा पार कर गरीबपुर को सुरक्षित कर लिया, जिसके बाद भारतीय सेना फिर से पाकिस्तानी सेना से भिड़ गई। अगले दिन 22 नवंबर को भारतीय और पाकिस्तानी विमानों के बीच बोएरा सैलिएंट के ऊपर हवाई लड़ाई हुई, जिसमें हजारों लोगों ने देखा कि 4 इंडियन फोलन गन्स ने 2 पाकिस्तानी कैनेडाई सेबर को मार गिराया और एक अन्य को क्षतिग्रस्त कर दिया। मारे गए दोनों पाकिस्तानी पायलटों को युद्धबंदी के रूप में पकड़ लिया गया था।
बोएरा की लड़ाई ने तुरंत 4 भारतीय पायलटों को मशहूर बना दिया और बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद पैदा किया, क्योंकि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अधिक से अधिक भारतीय हस्तक्षेप और वृद्धि देखी गई। उसी दिन अन्य झड़पें भी हुई, लेकिन उन्हें मीडिया का उतना ध्यान नहीं मिला जितना बोएरा और गरीबपुर की लड़ाई को मिला। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी विमानों ने पश्चिमी सीमा के पार भारतीय हवाई अड्डों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर एक पूर्व खाली हमले में हमला किया। पाकिस्तानी सेना द्वारा रात के समय किए गए शुरुआती हमले को नाकाम कर दिया गया, जिससे भारतीय एयरबेस पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिससे भारतीय विमानों को पश्चिमी पाकिस्तान में जवाबी हमला करने की इजाजत मिल गई। गांधी ने तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी और आधी रात के तुरंत बाद रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हमें कठिनाई और बलिदान की लंबी अवधि के लिए तैयार रहना चाहिए।